हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज फिर से हम आ गए क्लास 10th के हिंदी विषय के चैप्टर संख्या 5, जो कि है एक नागरी लिपि। चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जिनके लेखक हैं गुणाकर मूले। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, गुणाकर मूले। ये चैप्टर है, इसका लेखक हैं, इस चैप्टर के जो लेखक हैं नागरी लिपि के जो लेखक हैं वो है गुणाकर मूले नागरी लिपि। उसके बाद हम इनके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख। नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हमें कहता है कहाँ से मिलते हैं। प्रारंभिक लेख या आरंभिक यानी सबसे शुरू में जो हमारा नागरी लिपि के लेख लिखा गया, कहाँ से मिलते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तरी भारत। तो इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण भारत। हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण भारत से आरंभिक लेख हमें मिलने लगे थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है बेतमा दानपत्र। दूसरा प्रश्न, बेतमा दानपत्र। बेतमा जो एक दानपत्र था, ये कहता किस समय का है। बेतमा दानपत्र किस समय का है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन है 1020 ईस्वी। 1020 ऐसे ऑप्शन दिया गया है, 1021, 1022, 1023। लेकिन इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन सही है, 1020 ईस्वी। 1020 ईस्वी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न में लिखा गया है, तीसरा नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे। ऑप्शन दिया गया है 8वीं सदी, 6वीं सदी, 9वीं सदी या 4वीं सदी। तो इसका जो सही उत्तर है, सबसे सही उत्तर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सदी। ऑप्शन नंबर ए, 8वीं सदी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर के, यानी कि कह सकते हैं मिडिल स्कूल, जो बचपन में जैसे प्रथम क्लास से अष्टम क्लास तक की जो पढ़ाई होती है या 10th क्लास तक की जो पढ़ाई होती है, वो किस भाषा में पढ़ाई करी थी इसने। तो पहला ऑप्शन मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, बंगला भाषा, अंग्रेजी भाषा। इस तरह से हमको 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर है वो है आपका पहला ऑप्शन मराठी भाषा। तो गुणाकर मूल्य ने मराठी भाषा में पढ़ाई की थी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न, कहा गया है गुणाकर मूल्य ने, यहाँ केवल मूल्य लिखा है, गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर करी थी। सही बात है, गुणाकर मूल्य एक बार जो है ना कहीं चले गए थे, तो जो वहाँ गए थे तो वहीं पर जाकर इन्होंने जो है ना अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई की। उस जगह का नाम पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देगा दिल्ली, दूसरा ऑप्शन जौनपुर, तीसरा ऑप्शन वर्धा और चौथा ऑप्शन इलाहाबाद। तो आपका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वह है ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन सही है, वर्धा में इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई की। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न, नेपाली भाषा। 6 नंबर प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पहला लिपि गुरुमुखी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मणी लिपि और देवनागरी लिपि। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है, चौथा ऑप्शन सही है, देवनागरी लिपि। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। अगर हम इसको देखने के लिए चाह रहे हैं गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, तो इसका जो सही उत्तर हो गई वो है, अगर इसका सही उत्तर तो 1935 में से इसका जन्म हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। और लेकिन 1907 ईस्वी में, यहाँ पर 1907 ईस्वी में जो जन्म हुआ था, 1907 ईस्वी में जन्म किसका हुआ था
1907 ईस्वी में, ऐसे 1891 दूसरा बता, 1891 ईस्वी में ये क्या बोलता है, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और 1823 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में ये क्या बोलते हैं, 1827 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। इसमें भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में। और 1823 ईस्वी में, 1827 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ, मैक्स मुलर का जन्म हुआ, मैक्स मुलर। और 1891 में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, अंबेडकर, अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में। और 1907 ईस्वी में द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। और 1935 ईस्वी में इस गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? गुणाकर मूल्य का कहता है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जन्म जो हुआ था वो हुआ था, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसमें जो है ना, ये अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, अंबेडकर का, अंबेडकर का जन्म इसमें हुआ था, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। पटना के बदरघाट में नलिन विलोचन शर्मा जी का, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था, नलिन विलोचन शर्मा जी का। और महाराष्ट्र में ही गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ, यानी कि इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। और यूपी, उत्तर प्रदेश में जो जन्म हुआ था ये द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, द्विवेदी जी का, यानी हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं उनका जन्म हुआ था यूपी, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न, इन्होंने, इन्होंने का मतलब ये गुणाकर मूल्य ने, गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपि, गुणाकर मूल्य ने किस विस्तृत जानकारी दी, किस पुस्तक में पुरानी लिपि? तो ये जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो पहला ऑप्शन संस्कृति, दूसरा ऑप्शन अक्षर कथा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है संस्कृति भारत, ये प्राचीन भारत के इतिहास, चौथा ऑप्शन है पुरालिपि शास्त्र। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है अक्षर कथा, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। वही गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी, तो उत्तर सबसे उत्तर सही हो गई अक्षर कथा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न में कहा गया है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहते हैं? गुप्तों की राजधानी को, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा या क्या कहा जाता था? तो गुप्तों की राजधानी, पहला ऑप्शन पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन कुसुमपुर, तीसरा ऑप्शन बिलासपुर और चौथा ऑप्शन दिया गया है देवनगर। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है, देवनगर, चौथा ऑप्शन सही है देवनगर। गुप्तों की राजधानी को देवनगर, गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था, गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बंगला लिपि, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो बंगला जो लिपि है प्राचीन नागरी लिपि की, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो वो है पहला, दूसरा ऑप्शन सही है बहन, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन दिया गया है, केरल के शासकों के द्वारा, केरल के जो शासक थे उसके द्वारा सिक्का पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई? तो वीर केरलस्य शब्द जो है ना वो नागरी लिपि में लिखी गई थी। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई? तो नागरी लिपि में लिखी गई थी, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13वां नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न कहा गया है कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? पहले पहल है ना, किन राजाओं के लेखक के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगी, विजयनगर के राजाओं का, विजयनगर के राजाओं का। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, उत्तर भारत की विशेष, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया ललित शैली, अभिनगर शैली, विराट, विभाट, विरभाट शैली, नागर शैली। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है चौथा ऑप्शन सही होगी, नागर शैली। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में
मुद्रण के टाइप कब बने? तो इसका जो सही उत्तर है 2 सदी पहले बने थे। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप 2 सदी पहले। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी? नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि बनी? तो 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं सदी में, कभी नहीं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है तीसरा ऑप्शन सही है, 8वीं सदी में। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर। पहले 17 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन क्या है? तो कहा गया है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो हो जाएगी, पहला ऑप्शन दिया गया है नंदी नागरी, दूसरा ऑप्शन कोंकणी, ब्राह्मी और सिद्धम। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है पहला ऑप्शन सही, नंदी नागरी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते थे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? गुणाकर मूल्य कितने निबंध लिख चुके हैं विभिन्न विषयों पर? तो पहला ऑप्शन 1500 से अधिक, दूसरा ऑप्शन 2500 से अधिक, तीसरा ऑप्शन 3500 से अधिक, चौथा ऑप्शन 4500 से अधिक। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सही है, 2500 से अधिक। उसके अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी, ऐसे तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन गुणाकर मूल्य, दूसरा दिया गया नलिन विलोचन शर्मा, तीसरा ऑप्शन महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है गुणाकर मूल्य। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल यानी कि किस काल में, किस समय में इस्लामी शासक जन शुरू हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी और 15वीं सदी। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है पहला ऑप्शन सही है, 12वीं सदी में इस्लामी शासक का आरंभ हुआ था 12वीं सदी में। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? गुणाकर मूल्य की जो मृत्यु कब हुई? तो इस गुणाकर मूल्य की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में गुणाकर मूल्य की। 1961 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। 1900 ईस्वी में, 1779 ईस्वी और 1900 ईस्वी। 1779 ईस्वी में द्विवेदी जी की मृत्यु हुआ। 1779 ईस्वी में द्विवेदी जी और 1900 ईस्वी में मैक्स मूलर का मृत्यु हुआ होगा। 1900 ईस्वी में ये जो मैक्स मूलर थे हमारे, उनकी मृत्यु शायद 1900 ईस्वी में ही हुई थी। एक सेकेंड, आई जस्ट कंफर्म कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु 1900, सही बात है। गुणाकर मूल्य की ये 1900 ईस्वी में मैक्स मूलर का ही जन्म हुआ था और जो गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ है वो हुआ है 2009 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न में है किस शासक ने अपने सिक्का पर राम सीता किस शासक ने अपने सिक्के पर राम सीता की आकृति नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित करवाए थे? तो वो कौन राजा थे जिन्होंने ऐसा करवाया था? तो पहला ऑप्शन शेरशाह सूरी, दूसरा हरिहर, तीसरा अकबर और चौथा ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है तो ऑप्शन तीसरा सही है, अकबर। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में कहा गया है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी,
बाबूराम सक्सेना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो हो जाएगी गुणाकर मूल्य। पहला ऑप्शन इसका सही है, गुणाकर मूल्य। पहला ऑप्शन गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि के तो गुणाकर मूल्य। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? कैसे हो गया? तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है अक्षरों की कहानी, दूसरा ऑप्शन भारतीय लिपियों की कहानी, तीसरा ऑप्शन अक्षर कथा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी भारतीय लिपियों की कहानी। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? तो भारतीय लिपियों की कहानी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न के बाद 25 नंबर प्रश्न, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। मराठी भाषा की जो लिपि है देवनागरी। पहला ऑप्शन ब्राह्मी, दूसरा नंदी नागरी, तीसरा देवनागरी, चौथा ऑप्शन है मराठी लिपि। तो सबसे सही उत्तर है देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टकसाल का संबंध पूछा जा रहा है। टकसाल का संबंध पूछा जा रहा है। टकसाल का संबंध किसी से है या कहाँ से है? तो सिंपल सी बात है, टकसाल वैसे जगहों को बोला जाता है जहाँ पर कि जो ना सिक्का से टकसाल का संबंध किससे आता है? पहला ऑप्शन सिक्कों से, अभिलेखों से, लिपि से, अनाज के ढेरों से। तो इसका जो पहला सही उत्तर हो जाएगा वो होगी सिक्कों से। टकसाल का जो संबंध है सिक्का, यानी यहाँ पर जो है टकसाल उस जगह को कहते हैं जहाँ पर सिक्का 1 रुपया 2 रुपया का सिक्का जो बनाया जाता है ना, 5 रुपया 10 रुपया, इसी को है ना, यही जो टकसाल का संबंध वहीं से है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, श्रवण बेलगोला का जो स्थान है कथा संबंध है, किस धर्म से संबंध है? पहला ऑप्शन जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन सिख धर्म, चौथा ऑप्शन वैष्णव धर्म। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है पहला ऑप्शन है जैन धर्म। श्रवण बेलगोला का स्थान का संबंध है जैन धर्म से। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न में है, 28 नंबर प्रश्न, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? मंत्र, दूसरा ऑप्शन सिद्ध योगी, तीसरा ऑप्शन साधु, चौथा ऑप्शन एक प्रकार की लिपि। तो सिद्धम जो है क्या है? तो एक प्रकार की क्या है? लिपि है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार की लिपि। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो सबसे इसका जो पहला ऑप्शन प्रयाग, दूसरा ऑप्शन काशी, तीसरा मथुरा, चौथा उज्जैन। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है दूसरा ऑप्शन काशी। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो पहला ऑप्शन सरहपाद, तो दूसरा ऑप्शन तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन वाल्मीकि, चौथा ऑप्शन निराला। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है सरहपाद। पहला ऑप्शन सही है सरहपाद। अब 31 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान था, एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, एक कवि या एक राजवेद था। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर है, इसमें पूछा गया अमोघ वर्ष कौन था, तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। 31 नंबर का जो दूसरा सही होगा आंसर, दूसरा ऑप्शन सही है, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। उसके बाद अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, मिहिर भोज की ग्वालियर परिस्थिति किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर परिस्थिति किस भाषा में है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी, पहला ऑप्शन प्राकृत दिया गया है, दूसरा ऑप्शन अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन संस्कृत और चौथा ऑप्शन हिंदी। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन सही है संस्कृत। मिहिर भोज की ग्वालियर परिस्थिति किस भाषा में है? तो ऑप्शन है किस भाषा में, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी संस्कृत भाषा में। प्रश्न अगला देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है,
बेतवा कहाँ है? बेतवा एक जगह का नाम है, उसके बारे में पूछा रहा है, बेतवा कहाँ है? तो पहला ऑप्शन इंदौर के पास, दूसरा ऑप्शन इलाहाबाद के पास, तीसरा ऑप्शन पुणे के पास, चौथा ऑप्शन पटना के पास। तो इसका जो सही उत्तर है इंदौर के पास। इंदौर के पास बेतवा पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न में लिखा किया गया है, 34 नंबर प्रश्न में पूछा है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियमपत ताम्रपत्र, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो इसका जो सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, राजा बरगुन। राजा बरगुन दूसरा ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न में लिखा गया है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखे जाते हैं? जो हम हिंदी बोलते हैं और इसकी जो अगल बगल अड़ोसिया पड़ोसिया जो भाषा है, विविध बोलियां और भी बहुत सारी, किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी, पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन देवनागरी, दूसरा खरोष्टी, तीसरा तेलुगु, चौथा ब्राह्मी। इसका जो सबसे सही उत्तर है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न, सूर्य नामक पुस्तक, सूर्य नामक पुस्तक किन की रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किन की रचना है, यानी किसने लिखा है? सूर्य नामक पुस्तक किन की रचना है? पहला ऑप्शन मैक्स मुलर, दूसरा बिरजू महाराज, तीसरा गुणाकर मूले, चौथा महात्मा गांधी। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है गुणाकर मूले। सूर्य नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो गुणाकर मूले। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न में है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो पहला ऑप्शन सरहपाद, दूसरा ऑप्शन रसान, तीसरा ऑप्शन जीवनानंद दास, चौथा ऑप्शन गुरु नानक। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है पहला ऑप्शन सरहपाद की। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की रचना है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न में है, तमिल, मलयालम, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये चारों भाषाएं अलग अलग, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़। तमिल भाषा ये तमिलनाडु की है। मलयालम, मलयालम भाषा ये शायद नागालैंड उधर की है, यानी कि ये पूर्व की ओर की भाषा है मलयालम भाषा। तेलुगु, तेलुगु तमिल में ही बोला जाता है। ये कन्नड़ भाषा, कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है, उधर ही बोला जाता है कन्नड़, कर्नाटक में। उसके बाद पूछा गया ये भाषाएं किस लिपि की है, ऐसा पूछा जाता है। या सॉरी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ की भाषाएं, किस और की, भारत में किस और की भाषाएं? तो इसका जो सही उत्तर है दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सारे के सारे जो है ये दक्षिण भारत की भाषाएं, चारों भाषाएं का जो नाम है ये दक्षिण भारत के। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 39 नंबर, 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने, 10वीं से 11वीं सदी में किस रचना ने भारत, किस रचना में भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? पहला ऑप्शन अकबरनामा, दूसरा ऑप्शन शाहनामा, तीसरा ऑप्शन पद्मावत, चौथा ऑप्शन है रामचरित मानस। तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है शाहनामा, दूसरा ऑप्शन है शाहनामा। 10वीं 11वीं सदी में शाहनामा रचना थी जो कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बतलाते थे। उसके बाद 40 नंबर, 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न है, सरबन बेलगोला, सरबन बेलगोला 40 नंबर प्रश्न, सरबन बेलगोला, सरबन बेलगोला, सरबन बेलगोल जैन तीर्थ स्थल जो है कहाँ है, किस राज्य में है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर हो जाएगा, ऐसे सही उत्तर है पहला ऑप्शन कर्नाटक। सरबन बेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? तो कर्नाटक में इसका सही उत्तर है। तो ये था आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब इतना ही है आज के लिए, इतना ही फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। अब आपके लिए हम अगले चैप्टर की वीडियो जब लाएंगे तब मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद स्टूडेंट्स।